जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। 2-3 दिन का टाइम मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि यूनिट नंबर 12 जो कि मैं क्लास 10 का है, उसको मैं कंप्लीट एक बार कर दूँ। थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर था, तकरीबन 20-21 स्लाइड्स पे चला गया, लेकिन ये कि मैंने तकरीबन सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर दिए जो भी इंपॉर्टेंट थे। अब टॉपिक्स को निकालना बुक से फिर उसको नोट्स की फॉर्म में बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई मैंने 2 दिन का गैप लिया। मैंने बोला यार पार्ट्स में करने से बेहतर है कि मैं डायरेक्ट एक बार कंप्लीट चैप्टर कर दूं और उसके बाद ताकि तुम्हें भी आसानी हो और तुम उसको बआसानी देख सको वीडियो में। फिर इसके न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह कल या फिर परसों की डेट में अपलोड हो जाएंगे। तो आज की डेट में हमारे पास यूनिट नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मैट्रिक क्लास के 3 चैप्टर हो जाएंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, आगे के चैप्टर थोड़े से आसान भी हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देख लेते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि डिफाइन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के फैलने को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इसको हमने क्या डिफाइन किया है कि स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। जब वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में निकलती है, व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो हम उसको लाइट की डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, वाइट लाइट इज नॉट अ सिंगल कलर बट अ मिक्सचर ऑफ ऑल स्पेक्ट्रम कलर्स। अगर आप वो देखते हो जो कि रेनबो कलर्स होते हैं, तो ये यही कह रहे हैं कि जब लाइट प्रिज्म के अंदर से निकलती है वाइट लाइट, तो वो उन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर निकलती है, या वाइट लाइट कह लो या सनलाइट कह लो। ठीक है, हमें ज़्यादातर रेनबोज वगैरह जो दिखते हैं वो सनलाइट के उसमें दिखते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको प्रिज्म के जरिए ये काम करके दिखाया जाएगा, जिसमें से वो डिफरेंट कलर्स निकालेंगे उस प्रिज्म के अंदर से। और वो क्या होता है, वो बेसिकली रिफ्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो उनके रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होते हैं जो कि हमने पढ़े थे। ठीक है, और उन्हीं के जरिए ये सारा का सारा काम हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट इज प्रिज्म, ऑल्सो एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम इन डिटेल। अभी तो मैं डायग्राम में इसकी दिखाता हूँ। द प्रिज्म इज अ ट्राइंगुलर ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास का होता है ज़्यादातर सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ट्राइंगुलर होता है, इसके 3 सरफेसेस होती हैं, 3 जगह से इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इसके अंदर से ये पूरा आपका प्रैक्टिकल हो रहा होता है। मैं अभी तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ इसकी, तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि भाई ये कैसे काम हो रहा होता है। अच्छा भाई देखो, ये हमारे पास प्रिज्म की डायग्राम बनी हुई है कि इसमें वाइट लाइट किस तरीके से पास हो रही है और उसके बाद वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में निकल रही है। ठीक है, वाइट लाइट यानी कि सनलाइट भी आप कह सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन्होंने स्पेक्ट्रम बताया था, कलर पैटर्न प्रोड्यूस इन द डिस्पर्जन ऑफ। ये जो कलर का पैटर्न बन रहा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो हो रही है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट है क्या चीज़, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट स्प्लिट्स द कलर्स प्रोड्यूस इन इट आर। ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड बनता है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वाइट लाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन दैट वेवलेंथ। जैसे जैसे उसकी वेवलेंथ होती है, स्पीड और डायरेक्शन उसकी वाइट लाइट की वेरी करती है। द रेड कलर हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड। इसमें एक जो कलर होता है रेड, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिज्म की कहानी है। मैंने तुम्हें डायग्राम भी यहाँ पे गूगल से शो करके दिखा दी ताकि तुम्हें पता रहे भाई प्रिज्म है क्या। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने शायद प्रैक्टिकल भी किया होगा, लेकिन मैट्रिक क्लास में तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल करोगे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा यार, ये मैंने कुछ आपको कलर्स, उसकी वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, आई थिंक सो। हाँ, ये बुक में ही है। ठीक है, और इसमें कलर कौन कौन से, वही वाले जो कि रेनबो कलर्स होते हैं, वही 7 कलर हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, उनकी वेवलेंथ ही मैंने तुम्हें नैनोमीटर के अंदर बता दी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, ये हमारे पास यूज़ कहाँ होता है यार, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा और एमसीक्यूज में यूज़ होगा। इसका कोई तुम्हें सेक्शन बी सेक्शन सी में ये टेबल बनाने के लिए नहीं आएगा ना, तुम्हें इसके बारे में तुमसे कुछ पूछा जाएगा। हाँ, एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस। ये तुम्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और न्यूमेरिकल्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैंने इसीलिए ऐड कर दिया है कि आप इसको एक बार देख लो ताकि तुम्हारी चीज़ तुम्हारे मतलब नज़रों के सामने से गुजर जाएगी ना, तो वो तुम्हारे जहन में रहेगी। ठीक है, तो इसको एक बार लाजमी पढ़ लेना। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेनबो और डिस्कस द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। भाई रेनबो क्या है, इसकी मैंने तुम्हें डायग्राम मैंने भी अगली स्लाइड में तुम्हें दिखाता हूँ। रेनबो है क्या, एक आर्क ऑफ कलर्स है जो कि आपको स्काई के ऊपर नजर आता है, और ये होता है क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन
एंड दिस डिस्पर्जन ऑफ सन्स लाइट बाय रेन और अदर वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर रिफ्रैक्शन होती है यानी कि लाइट का गुजर जाना है, दिस इज कॉल्ड हमारे पास ये रेनबो कहलाता है। Dispersion of light through water droplets है क्या? When a rainbow appears, it is an excellent demonstrator of light dispersion at an angle of 40 degree above ground level. Ground level से 40 डिग्री के ऊपर into an area of atmosphere with suspended droplets of water और लाइट मिस्ट इन द स्काई। एवरी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज अ टाइनी प्रिज्म। हर जो पानी का कतरा होता है वो एक तरीके से छोटे प्रिज्म का काम कर रहा होता है। ठीक है, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट इन आवर आई, दिस ड्रॉपलेट इमिट्स अ वेवलेंथ ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द कलर। देयर आर सन रेज, और जो सन की रेज होती हैं वो एंटर होती हैं इस ड्रॉप के अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। ठीक है, वो एंटर तो हो जाती हैं, मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा, बट वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो बेंड हो जाती हैं वापस जहां से वो एंटर हुई हैं। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। अच्छा, पहले इसकी लास्ट लाइन पढ़ लें। द बेंडिंग टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी पाथ। ठीक है जी, इसकी डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से इसको एक बार और समझते हैं। देखो जी, ये है हमारे पास एक पानी का कतरा यानी कि वाटर ड्रॉपलेट, और उसके अंदर सनलाइट एंटर तो हो गई बट बाहर नहीं निकल पाई। ठीक है, रिफ्लेक्शन मैंने इसलिए इसकी दूसरी तारीफ बताया है कि वो बाउंस बैक हो गई। जब वो एंटर हुई तो उसने कोई मसला नहीं किया, वो थोड़ी सी बेंड हुई, वो रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, और उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आई तो हमारे पास उसने ये 7 कलर्स बनाए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सिंपल वर्डिंग में समझाऊं तो पानी के कतरे के अंदर सूरज की रोशनी गई। ठीक है, उसने उसको पेनिट्रेट किया, वो अंदर गई, लेकिन वो वापस दूसरी तरफ से निकल नहीं पाई, वो रिफ्लेक्ट बैक हुई। जब वो रिफ्लेक्ट बैक हुई तो वो वापस जब आ रही है तो अब वो हमारे पास रेनबो के कलर्स बना रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है, इससे बिल्कुल आसानी से समझो कि कहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है और कहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है जी, क्लियर है बात? आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो कैलकुलेट इट्स स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या? आर ट्रांसवर्स वेव, इट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर ऑस्किलेटिंग नॉट मटेरियल, दस दे कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम स्पेस। ये एक मैंने सिंपल सी डायग्राम दिखा दी है तुम्हें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये उनके ऊपर चल रही हैं। लाइक ऑल वेव्स इट ओबेज द इक्वेशन, तमाम वेव की तरह ये भी ओबे करती है इक्वेशन को। स्पीड इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी ये मैंने इसकी डेफिनेशन निकाल के दे दी है तुम्हें, और डायग्राम मेरे ख्याल से बुक में ऑलमोस्ट ऐसी है, मैंने इसको गूगल से उठाया है, लेकिन तुम्हारे बुक में तकरीबन ऐसी डायग्राम है, यानी कि उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक लाइन का इसमें इजाफा और है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू स्पेस और वैक्यूम एट द सेम स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड होती है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? ग्लोइंग बल्ब, ठीक है, फिलामेंट इमिट्स इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट इन द हाउस, ये जो आपके घरों में लाइट जल रही होती है वो। और द अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर माइक्रोवेव्स होती हैं, अल्ट्रा वायलेट हाई और एक्स रेज गामा रेज होती हैं। अभी हमने इसी चैप्टर में बड़ा डीप जाके पढ़ना है इन सारी चीज़ों को, अल्ट्रा वायलेट रेज को भी, एक्स रेज को भी और गामा रेज को। मैंने सबको अलग अलग नोट्स निकाल के कर दिया, अभी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि डिफाइन लाइट ईयर एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू। भाई लाइट एयर क्या है? लाइट एयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। एक साल के अंदर लाइट कितना ट्रेवल करती है? 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 को मल्टीप्लाई करें अगर 24, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, उससे हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स। बट नॉट कंप्लीट, आगे देखते हैं इसको। अच्छा भाई, कंप्लीट देख लो इसको यहाँ पर कि 1 लाइट ईयर इजिकल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास लाइट ईयर आता है। वेलोसिटी क्या होती है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया था। और टाइम जो हमने निकाला पूरा 365 डेज का, वो निकल रहा है 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड्स। जब तुम इन सबको मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक 1 लाइट ईयर में जो लाइट ट्रेवल करती है वो 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 मीटर इतना ट्रेवल करती है। ठीक है जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 4-5 है मेरे ख्याल से। ट्रांसवर्स होती है नेचर में, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली। ये वेरी करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उनको, और ये परपेंडिकुलरली वाइब्रेट्स करती हैं। नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ये कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी नहीं करती हैं अपने साथ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अच्छा भाई, नंबर 3 पर आ जाओ। स्पीड,
इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ, ये स्पेस की जो ट्रेवलिंग स्पीड है उसके ऊपर ट्रेवल नहीं करती। ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट विल ट्रेवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रेवल करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर। इट विल शो डाउन व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम लाइक वाटर और गिलास। मेरे ख्याल से मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इट विल शो डाउन नहीं होगा, इट विल स्लो डाउन होगा, ठीक है, इसको तुम चेक कर लेना एक बार। नंबर 5 ये है ओबे डिफरेंट लॉज, इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये तीनों लॉज को ओबे करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली on the source that produce the waves, the frequency do not change when it travels from one medium to another medium। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मैंने ब्रैकेट में आगे एयर टू ग्लास लिख दिया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये अपने मीडियम को चेंज करने पे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चलें जी, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट इट्स मेन कंपोनेंट्स, ठीक है जी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। इनके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? इनके मेन कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ्स एंड एनर्जीज। द स्पेक्ट्रम कवर्स द रेंज ऑफ ऑल ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी सब रेंजेस सच एज विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसके मेन कंपोनेंट्स हमारे पास घरेलू चीज़ें ज़्यादातर जिसमें ये काम हो रहा होता है, एसी पावर, सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसका, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, सनलाइट, मेडिकल, एक्सरे, रेडियो एक्टिव सोर्सेज और ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों के अंदर इनके मेन कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, जिसके अंदर ये सारा का सारा काम चल रहा होता है इनका, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मैंने एक टेबल बना दिया है, मेक अ टेबल फॉर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी सोर्सेज बतानी है और इसकी एप्लीकेशंस बतानी है, ठीक है। कितने टाइप्स की? सबसे पहले रेडियो एंड टीवी है। इसको हम, इसकी सोर्स क्या है? एक्सेलरेटिंग पॉइंट चेंजेस होते हैं इसमें, और एप्लीकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन, रिसीविंग डिवाइसेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको तुम सिर्फ पढ़ सकते हो, पढ़ भी लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोवेव्स क्या है? एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस एंड थर्मल एजिटेशन, ठीक है। इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? कम्युनिकेशंस, इनके जरिए माइक्रोवेव्स, ओवन्स, रडार्स, ठीक है। इंफ्रारेड में क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, हीटिंग, हीट थेरेपी, थर्मल इमेजिंग, ठीक है जी। विजिबल लाइट सोर्सेज क्या है? थर्मल एजिटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, और एप्लीकेशंस में ऑल परवेसिव ऑप्टिकल फाइबर और ह्यूमन विजन आ जाती है, ठीक है, जो आप देख सकते हो। अल्ट्रावायलेट की सोर्सेज क्या है? थर्मल एजिटेशंस हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है। ऑलमोस्ट सबकी सोर्सेज जो है ना वो सेम है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है? कैंसर कंट्रोल करता है, विटामिन डी की प्रोडक्शन करता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है। इसके मेरे ख्याल से 3 या 4 और हैं, इसको आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, ये 2 हमारे पास रह गई थी, एक्सरेज, गामा रेज। इसके भी सोर्सेज देख लो। एक्सरेज का इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है, फास्ट कोलिजन्स है, और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या पर, ये कहाँ पर यूज़ होती हैं? इमेजिंग, कैंसर थेरेपी, मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। गामा रेज का भी ऑलमोस्ट ये, इसकी सोर्सेज न्यूक्लियर डिके है और न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोग्राफी और कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब थोड़े से थ्योरेटिकल सवाल हैं कि हाउ रेडियो वेव्स आर यूज फॉर रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स कैसे यूज़ होती हैं, क्या यूज़ होता है? हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है। स्टार्स आर नेचुरल ट्रांसमिटर्स ऑफ रेडियो वेव्स, हाउएवर रेडियो वेव्स कैन बी आर्टिफिशियली जनरेटेड बाय ऑस्किलेटिंग द करंट इन ट्रांसमिटिंग एंटीना। इन अ रेडियो सिस्टम अ माइक्रोफोन कंट्रोल्स द करंट टू एंटीना सो दैट द रेडियो वेव पल्स स्टेट। अगर आपने देखा हो जो पुराने ज़माने के रेडियो होते थे, उनको आप उनके एंटीना सही कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ज़रिए ये सारे के सारे अपने जो इनकी सिग्नल्स होते थे उसको कैच करते थे, ठीक है जी। तो रेडियो वेव्स का यूज़ जो है वो रेडियो और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में इस तरीके से है। टेलीविज़न का मेरे ख्याल से आगे, और उसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, आगे क्या कंटिन्यू हो रहा है? द इनकमिंग पल्सेशंस इन द रेडियो रिसीवर कंट्रोल अ लाउड स्पीकर टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल साउंड। ये सारा का सारा कॉपी करके एक ओरिजिनल साउंड का आपको प्ले कर रहा होता है। रेडियो वेव्स आर ऑल्सो यूज इन टेलीविजन कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि VHF और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि UHF वेव्स आर यूज टू टेलीकास्ट टेलीविजन प्रोग्राम्स। जो आपके पास लाइव सारे के सारे टेलीविजन प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, ये इन्हीं की मरहूने मिन्नत यानी कि इन्हीं की वजह से ये काम हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाउ माइक्रोवेव्स आर यूज
तो जी क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है कि माइक्रोवेव्स किस तरीके से यूज होती हैं सैटेलाइट टेलीविजन और टेलीफोन्स में, ठीक है। यूजेस ऑफ माइक्रोवेव इन सैटेलाइट टेलीविजन एंड टेलीफोन, माइक्रोवेव शॉर्टर वेवलेंथ, बड़ी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है, इन द माइक्रोमीटर रेंज एंड हाइयर फ्रीक्वेंसी देन ऑल रेडियो वेव, लेकिन फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई होती है तमाम रेडियो वेव्स के अंदर, ठीक है। दीज आर यूजुअली जनरेटेड इनसाइड द स्पेशलाइज्ड ओवन बाय एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ठीक है। सैटेलाइट फोन, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है, सैटेलाइट फोन्स यूज माइक्रोवेव फॉर कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट। आपने आजकल सुना होगा भाई फोन जो है ना वो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में है ये, हमारे पास अगर अभी तक सेमें चल रही हैं, ठीक है। यूजेज माइक्रोवेव टू रिसीव सैटेलाइट टेलीविजन प्रोग्राम्स, माइक्रोवेव कैन पेनिट्रेट हेज लाइट रेन क्लाउड्स एंड स्मोक एज दे हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल रेंजेस ऑफ रेडियो वेव। माइक्रोवेव जो होती है वो सबको पेनिट्रेट करती है, ठीक है, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी तमाम रेडियो वेव से सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने आपको कहा था आप थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको नोट्स की फॉर्म में मैंने कंपाइल कर दिया है। वाई इंफ्रारेड रेज आर गुड फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, टेलीविजन कंट्रोलर्स एंड इंट्रोड्यूस्ड अलार्म्स, ठीक है। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो क्यों सही होती हैं हाउस होल्ड के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज के लिए, ठीक है भाई। इनका इनका इसलिए फ़ायदा है कि इंफ्रारेड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ्स लॉन्गर देन द विजिबल लाइट। इंफ्रारेड रेडिएशंस रेडिएटेड और एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल्स व्हेन दे चेंज देयर रोटेशनल वाइब्रेशनल मूवमेंट्स। इनमें क्या है हमारे पास कहानी कि इनकी जो वायरलेस रिमोट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर, वो इनविजिबल सिग्नल्स देते हैं रिसीवर को और डिवाइस को। ये अभी हमारे पास यूज़ नहीं होती ज़्यादातर, लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारे जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके ऊपर अभी भी, जैसे कि बहुत मशहूर कंपनी है रेडमी, ठीक है, उनके मोबाइल्स के ऊपर इंफ्रारेड के सिग्नल्स के वो एक उन्होंने दी हुई होती है, और उससे आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपके उन डिवाइसेस के अंदर भी इंफ्रारेड को रिसीव और एक्सेप्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने उस मोबाइल से उन टीवी को, एसी को और उन सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले एक ज़माने में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, बल्कि इंफ्रारेड की छोटी छोटी सी डिवाइसेस आती थी भाई, इनके ज़रिए आप मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट भी करते थे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ लाइट इज यूजेस फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर मेडिकल यूजेस एंड टेलीफोन। ये भी एक तरीके से थ्योरी का पूरा सवाल है। द हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर मेक्स देम आल्सो आइडियल फॉर यूज इन द मेडिकल इंडस्ट्री, ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसको आइडियल बना रही है आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। एन एंडोस्कोप मेडिकल डिवाइस, ये एक मेडिकल डिवाइस होती है जो कि लॉन्ग ट्यूब होती है, कंसिस्ट कर रही होती है ऑप्टिकल फाइबर्स पे, दैट इनेबल्स डॉक्टर टू सी, ये डॉक्टर्स को फ़ायदा पहुंचा रही है किस चीज़ में, टू सी एबनॉर्मेलिटीज इन ऑर्गन सच एज स्टमक इंटेस्टाइन इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी देखने के लिए ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूज फॉर सनबेड्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज सबसे पहले है क्या, वेरी हॉट ऑब्जेक्ट सच एज द सन इमिट रेडिएशन बियॉन्ड द वायलेट एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम नोन एज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। काफ़ी हॉट ऑब्जेक्ट्स है ये, ठीक है। सच एज द सन इमिट रेडिएशंस, जिस तरीके सन का रेडिएशन का इमिट करना होता है, ठीक है। इनकी टाइप्स क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी टाइप्स हैं यूवी रेडिएशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 बैंड्स। यूवी रेडिएशन जो है यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो फर्दर डिवाइड होती हैं 3 बैंड्स में, ठीक है, यानी कि UVA, UVB और UVC। ये फर्दर कैसे डिवाइड होती है, इसकी नैनोमीटर क्या है, मैं भी आपको दिखाता हूँ आगे। तो जी ये हमारे पास UVA, UVB और UVC की वेवलेंथ दी हुई है नीचे, ठीक है। इनको एक बार देख लेना, 315 से 399 है, फिर 280 से 314 है। लास्ट वाली को एक बार चेक कर लेना यार UVC को, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो 100 से 279 होगा, ठीक है, बट एक बार चेक कर लेना उसको। सनबेड्स क्या हैं, अल्ट्रा वायलेट लैम्प दैट एमिट UVA एंड UVB। ये कहाँ पर यूज़ होती हैं, बेसिकली उन कंट्रीज़ में जिनमें हमारे पास सनलाइट की रोशनी कम से कम होती है, लिमिटेड होती है, वहाँ पर आर्टिफिशियल फार्मिंग करने के लिए हम इन सनबेड्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब उनके पास सनलाइट की रोशनी कम होती है तो उनके पास विटामिन डी का भी प्रॉब्लम है, तो उस विटामिन डी के प्रॉब्लम को कम करने के लिए भी ये जो स्किन की ट्रीटमेंट होती है उसके लिए सनबेड्स को यूज़ करते हैं। What is fluorescent? When absorbed in ultraviolet, some material convert their energy into light and glow. This phenomenon is called fluorescence. They are commonly used in lighting houses, shops and offices for decorating purpose. जो हम सजाने वजाने के लिए यूजेस करते हैं उनकी, वो भी अल्ट्रावायलेट मटेरियल्स होता है, और वो क्या होती है, वो एनर्जी लाइट और ग्लो में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या है।
अच्छा जी, ये एक चीज़ रह गई है स्टेरिलाइजेशन। अल्ट्रावायलेट किल्स करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को। स्ट्रॉन्ग इनके अंदर यूवीबी एंड यूवीसी रेडिएशंस होती हैं जो कि यूज्ड होती हैं स्टेरिलाइज फूड एंड मेडिकल इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर, ताकि वो चीज़ें या वो इक्विपमेंट या वो फूड बैक्टीरिया से महफूज रहें। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज? क्या इसकी एप्लीकेशन है? मैंने आपको कहा था, अभी हमने आगे जाके डीप इसका पढ़ना है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लूज देयर एनर्जी क्विकली। एप्लीकेशन क्या क्या इसकी हैं? The long wavelength or low frequency X-rays are highly penetrating and can pass through flesh but not bones, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है। In the medical field, आपके पास रेडियोलॉजिस्ट use low frequency X-rays to produce X-ray images टू डायग्नोज फ्रैक्चर्स वगैरह हमारे पास जब हो जाते हैं, अल्लाह ना करे किसी का, या टूथ में कोई कीड़ा है, डिके है, ठीक है, या फिर ट्यूमर है, या कोई एबनॉर्मल मासेज इनसाइड द बॉडी है, उसको इन्हीं के जरिए चेक किया जाता है, ठीक है। ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, तीन एप्लीकेशंस। अ कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन इज अ कंप्यूटेशनल डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्टिंग डिजीज एंड इंजरीज, ठीक है, यानी कि डिजीज और इंजरीज को चेक करने के लिए हम एक्सरेज को यूज करते हैं, ठीक है। इट यूजेस अ सीरीज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज एंड अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस अ 3D इमेजेस जो बना रहे होते हैं, ठीक है, जो एक्सरेज की आजकल बन रही हैं। तो और सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह के अंदर कोई अगर डैमेज है कोई चीज़ें तो उनको चेक किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी होती है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट्स की होती है, उसको भी इसी के ज़रिए किया जाता है। और इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी होती है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर कोई फॉल्ट, कोई गलती या कुछ तो नहीं है, तो उसको भी, उसकी भी जो डिटेक्शन होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी एक्स रेस के ज़रिए की जाती है, ठीक है। गामा रेज क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है? पहले गामा रेज पढ़ लेते हैं। गामा रेज कम फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल एटम्स डिके इनटू अ स्टेबल न्यूक्लियस और लोस एनर्जी। दे टेंड टू हैव हाइयर एनर्जी देन एक्स रेज। इसके अंदर एक्स रेज से ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है। लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं गामा रेज की। गामा रेज आर यूज टू ट्रीट कैंसर पेशेंट्स को यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। द गामा नाइफ रेडियो सर्जरी इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेस गामा रेज टू डिस्ट्रॉय स्मॉल ट्यूमर्स। जो ब्रेन के अंदर, अल्लाह ना करे किसी के स्मॉल ट्यूमर्स हो जाएं, तो आसपास की चीज़ों को लेस डैमेज करते हुए ये गामा नाइफ इस्तेमाल कर रही होती है और उस ट्यूमर को रिमूव करती है। PET यानी कि पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी, द फंक्शनल मेडिकल इमेजिंग मेथड इन अ पेट स्कैन, अ शॉर्ट लाइफ पॉजिट्रॉन emitting radioactive sampling taken as suitable for a particular function। ब्रेन फंक्शन में ये चीज़ें सारी की सारी यूज हो रही थी, यानी कि मेडिकल पर्पज ही होता है, ठीक है। गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, मैंने आपको बताया था, एंड पास थ्रू मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम पावर। इतनी ज़्यादा पावर होती है कि मेटल्स को ये पेनिट्रेट कर देती है, ठीक है जी। चलें जी, इस उम्मीद के साथ अपने इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं कि आप लोग को सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, मुझे खुद अपलोडिंग में थोड़ा सा इसको मसला हुआ करने में, लेकिन मैं चाह रहा था कि यार एक ही बारी में सारा जो मटेरियल है ना, मैंने ये सब बुक से, नोट से देखकर इनको कंप्लीट करवा दिया। तो मैं तुम्हें इसके बाद, इस वीडियो को अगर तुमने कवर कर लिया तो उसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हें किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तुम वीडियो को पॉज कर करके इस नोट्स को उतार सकते हो ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अब इसके न्यूमेरिकल्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।